नमस्कार। आज या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो RTE एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पूरा नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। सबसे पहले यह इंग्लैंड में 1870 में लागू हुआ। उसके बाद भारत में बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ जी ने 1906 में इसे लागू किया। फिर 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी इसे लागू किए। किन्हीं कारणोंवश अंग्रेज़ों के समर्थन न मिलने के कारण यह असफल हो गया। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 21A में अनुच्छेद 21A में इसे शामिल किया गया। फिर 2009 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 26 अगस्त 2009 को इस पे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर हुई और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। सभी स्टेट में इसे लागू कर दिया गया, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके और राजस्थान में भी ये 29 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ और पूरे देश में सभी स्टेट्स वगैरह में लागू हो गया जो है 1 अप्रैल 2010 को। ये बिंदु आपको बहुत याद रखना है। और पूरे विश्व स्तर पर अगर इसका आकलन होता है, इसका सर्वे होता है, तो ये 135वां देश हमारा भारत देश बना जहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात लागू हुई। और यह कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए आयु में अगर देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह जो है RTE एक्ट बना। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है आपका बना। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, तो सबके लिए शिक्षा जरूरी है। अगर वो शिक्षा गार्जियन नहीं देता है तो गार्जियन का दोष माना जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा देना अनिवार्य है, निःशुल्क शिक्षा देना है। ये अलग बात है कि प्राइवेट वगैरह जो है पैसे ले रहे हैं तो उसका भी नियम है कि भाई नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब वो चूँकि सिस्टम सब प्रशासन और शासन की बात है। और उसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि जो आपका शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, अब प्राइमरी स्तर पे 1 से लेकर के जो है 1:30, मतलब 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होंगे और 60 बच्चे हो जाएंगे तो 2 शिक्षक हो जाएंगे। मतलब कि अगर 30 से ज़्यादा 45 ही छात्र हो जाएंगे तो 2 शिक्षक हो जाएंगे, यानी कि 1:30 आप इसको मानेंगे। और वही जूनियर स्तर पे 6 से लेकर के 8 तक आप जो है 1:35, मतलब कि एक अध्यापक जो है 35 बच्चों का अनुपात लेके वो चलेगा। और इसमें प्रधानाध्यापक को छोड़ करके जो है ये बात कही गई है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए प्राइमरी लेवल पर 150 बच्चे हैं तो कितने जो है शिक्षक होंगे। तो वहाँ जो है अब जैसे 30 में आप जो है 150 में भाग देंगे, ठीक है, तो आपका 5 आया, लेकिन एक प्रधानाध्यापक होगा। इस प्रकार वो कितने शिक्षक हो जाएंगे? 6 शिक्षक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 शिक्षक हो जाएंगे। तो ये प्रधानाध्यापक को छोड़ करके ये बात कहेगी। फिर वहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि जो विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों को फेल नहीं करना है, नो
जो डिटेंशन पॉलिसी नो मतलब NDBT NDT नो डिटेंशन NDP नो डिटेंशन पॉलिसी की बात की गई। फेल नहीं करना, लेकिन 2019 में थोड़ा सा सुधार लाया गया भाई, उसमें परिवर्तन किया गया कि क्योंकि फेल नहीं करना तो बच्चे मनमानी हो जाते थे, पढ़ाई लिखाई में अनुशासन नहीं रहता था। तो कहा गया है कि अनुशासन इंसान को महान बनाता, तो बच्चे एकदम फ्री हो जाते थे। तो थोड़ा सा वो किया गया कि कक्षा 5 और कक्षा 8 तक की जो परीक्षाएं होगी उसमें अगर बच्चा फेल होता है तो 2 महीने का रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी, और उस शिक्षा के बाद बच्चे का फिर पुनः परीक्षा ली जाएगी, और उसमें फिर बच्चे को पास करना ही करना है। अगर वह बच्चा एकदम फेल हो जाता है तो यह मामला जो है राज्य के अधीन कर दिया जाएगा, जिस गवर्नमेंट का वो है तो राज्य फिर उसका जो निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ तक बात नहीं आती है, बच्चे को पास कर ही देना है, कौन सा किसका वो हो रहा है भाई, पास कर देना अपना, पढ़े लिखे जा कर के। फिर वो जो अवधि की बात आती है कि भाई जो पूरे साल में 365 दिन जो होता है, या 365 से 1/4 दिन जो होता है आपका एक साल में, तो कितने दिन प्राइमरी स्तर पे जो है पढ़ने के लिए है, और कितने घंटे है, और कितने एक सप्ताह में कितने जो है घंटे हैं और कितने हैं, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो आप देखें कि जो एक साल में प्राइमरी स्तर पे जो है 200 दिन, कितने दिन 200 दिन, और जूनियर स्तर पे प्राइमरी का मतलब 1 से लेकर के 5 तक जो है 200 दिन, और जूनियर का मतलब 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए 220 दिन। ठीक है, तो और घंटे की बात अगर आती है तो प्राइमरी स्तर पे 1 से लेकर के 5 तक जो है 800 घंटे, और जूनियर से लेकर के मतलब जूनियर स्तर की बात आती है 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की बात आती है, तो जो है 1000 घंटे की बात आती है। और वही सप्ताह में जब बात आती है तो एक सप्ताह में कम से कम बच्चे को जो है प्राइमरी स्तर पे या जूनियर स्तर पे 45 घंटे आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। और इस तरीके से ये शिक्षा आपकी किस सूची में जोड़ी गई है? समवर्ती सूची में जोड़ी गई है। किस सूची में जोड़ी गई? समवर्ती सूची में। 1976 से पहले शिक्षा हमारी जो थी यह हमारे राज्य के अधीन थी, और 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो है वो शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जिसमें जो है राज्य और केंद्र दोनों के अधीन है। उसका परसेंटेज है 60% जो है राज्य का है और 40% जो है केंद्र का है। तो इस तरीके से राज्य और केंद्र दोनों का जो शिक्षकों की सैलरी वगैरह आती है, तो इस तरीके से ये वो हुई। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका उद्देश्य था कि भाई बच्चे को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, और बच्चे की जो एडमिशन कराने बच्चा आएगा तो उससे कोई जो है उसका टेस्ट नहीं लेना है। जैसे होता है ना कि गार्जियन का टेस्ट लिया जाता है, उसे टीसी मांगी जाती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगी जाती है, तो ये सब नहीं करना है। बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चा अगर 6 साल का है तो कक्षा 1 में एडमिशन, 7 साल का है तो 2 में, 8 साल का है तो 3 में, 9 साल का है तो 4 में, 10 साल का है तो 5 में। इस तरीके से जो बच्चे के उम्र के हिसाब से बच्चे का एडमिशन कर लेना है। बच्चा ड्रॉप आउट है किन्हीं कारणों, बस बच्चा जो है 10 साल का हो गया और वो कक्षा 1 से लेकर के 4 तक या 5 तक नहीं पढ़ पाया, तो उसकी जब एडमिशन करवाने जाएगा तो आप उसकी उम्र के हिसाब से जो उसका एडमिशन 6 में या 5 में जो है उसका आप कर लेंगे। और जो है उसके साथ कोई ये इस तरीके का टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं जानता है, तब भी उसके बच्चे का एडमिशन आपको करना ही करना है। और आपको एक रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा, आपको बेसिक लेवल की जो है शिक्षा दे करके उसको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। और तीसरी पॉइंट आती है कि आप जो है बच्चों को पका पकाया जो है भोजन विद्यालय में देंगे। जो MDM की स्थापना हुई 15 अगस्त सन 1995 में, जो हमारे उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना, ये करंट में अभी क्वेश्चन अगर बन सकता है, इसको PM पोषण के नाम से कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इसका नाम कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि MDM मिड डे मील
यानी मध्याह्न भोजन जो आपका था इसको पीएम पोषण के नाम से कर दिया गया। तो इसमें भी पका पकाया भोजन देना है। और देखेंगे आपकी जो आपका 6 दिन का जो मीनू होता है उसमें आपको सोमवार के दिन क्या देना है, मंगलवार के दिन क्या देना है, बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिचर, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ से भी डिटेल में सोमवार को आपको जैसे सब्जी रोटी, और मंगलवार के दिन आपको जैसे जो है दाल और चावल, और बुधवार के दिन आपका तहरी और दूध है, और बृहस्पतिवार के दिन फिर आपको जो है दाल और रोटी है, फिर शुक्रवार के दिन फिर तहरी है, शनिवार के दिन फिर जो है सब्जी और चावल है। तो ये इसका भी अनुपात भी आपका है कि 150 ग्राम जूनियर स्तर के बच्चों को देना है और 100 ग्राम जो है आपके प्राइमरी स्तर के बच्चों को देना। और सोमवार के दिन फल देना है बच्चों को, और बुधवार के दिन जो है दूध देना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कभी कभी कहीं न कहीं से पूछ देता है। फिर देखते हैं कि विद्यालय में एक जो है एमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति का भी गठन होता है। तो उसमें जो 16 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कहीं कहीं पूछता है कि जो है विद्यालय प्रबंध समिति जो भी कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक की, अरे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की बात चल रही है, मतलब प्राइमरी से लेकर के जो है मतलब जूनियर स्तर की बात चल रही है। तो उसमें क्या क्या जो है वो स्थितियां हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सबके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है। कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। तो उसमें जो है 16 सदस्य होंगे, और जो 16 सदस्य में 50% महिला सदस्य होंगे। और वह जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब प्राइमरी या जूनियर स्तर पर जो स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें के जो है अभिभावक होंगे, और उसमें 50% महिलाएं होंगी। और जो आपके 11 सदस्य होंगे वो अभिभावक होंगे, और जो आपके 5 सदस्य होंगे उसमें एक जो है आपका राजस्व विभाग का जैसे लेखपाल हो गया वो नामित होगा, और एक आपका स्वास्थ्य विभाग से एएनएम हो गई जो टीका वगैरह लगाने विद्यालय वगैरह में या आंगनबाड़ी केंद्रों पे आती हैं, वो हो जाएंगी। और एक जो ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा नामित जो सदस्य होगा वो हो जाएगा। और एक जो है विद्यालय का प्रधानाध्यापक जो एज ए सचिव के पद पे रहेगा वो। और ये जो गांव का सक्रिय सदस्य जिसका बच्चा उसमें पढ़ रहा है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये 5 लोग जो है ये रहेंगे। बाकी और 11 लोगों को मिला करके 16 जो सदस्य होते हैं। और इसकी बैठक महीने में एक बार होती है, जो है महीने में एक बार होती है। और अमावस्या के दिन इसकी बैठक, अगर अमावस्या के दिन संडे वगैरह पड़ जाता तो अगले दिन हो जाती है। और बाद में संशोधन करके कि महीने के बुधवार के दिन, महीने का जो पहला बुधवार पड़ेगा उस दिन इसकी बैठक होगी। तो इस तरीके से, और यह 2 साल के बाद जो है इसमें बैठक, 2 साल के बाद महीने में बैठक एक एक बार तो होती रहती है, लेकिन 2 साल के बाद जो है यह पुनः उसका जो है वो हो जाता है। मान लीजिए बच्चा 5 पास कर लिया या बच्चा 8 पास कर लिया तो उसके गार्जियन अब वो भाई हट जाएंगे, तो दूसरे लोगों को फिर बनाना है। हर 2-2 साल के बाद जो है इसका गठन होता है, जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति का। और 2 लोगों के नाम से यह जो है खाता चलता है। और इसमें जो है अगर विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से कम है तो विद्यालय प्रबंध समिति में स्कूल के मैनेजमेंट के लिए जो है रख रखाव, साज सज्जा, कुर्सी मेज, टाट चटाई, खिड़की अलमारी, श्यामपट वगैरह जो भी मतलब स्कूल की सुरक्षा संरक्षा व्यवस्था और उसकी सारी व्यवस्था करने के लिए सरकार जो 25,000 रुपया देती है। और अगर 100 से ज़्यादा संख्या है तो 50,000 रुपया देती है। इस तरीके से अगर 150 से ज़्यादा है तो 75,000 देती है। तो इस तरीके से फिर ऐसे ऐसे इसका अनुपात बढ़ता गया है। तो 200 से ज़्यादा है तो इसका और बढ़ जाता है जो है। तो इस तरीके से यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके वो हो जाते हैं, तो इसको भी आपको देखना है। और जो विद्यालय की दूरी है प्राइमरी स्तर पे, भाई आप उसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी और जूनियर स्कूल की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो विद्यालय की दूरी होगी, ये अगर प्राइमरी विद्यालय की दूरी 1-1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी विद्यालय जो है बनाए जाएंगे। और जो जूनियर विद्यालय हैं कक्षा 6 से 8 तक के जो मिडिल स्कूल हैं, जिसको यूपीएस कहते हैं, अपर प्राइमरी स्कूल, और पीएस को प्राइमरी स्कूल हैं, तो जो यूपीएस होंगे वो 3-3 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। तो इस तरीके से इसका जो है आपका है। और इसके लिए जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं नई
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका पूरा नाम आपका देखते हैं। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पूरा नाम। और इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सबसे पहले इंग्लैंड में कब? 1870 में। यानी पूरे विश्व में सबसे पहले कब? 1870 में इंग्लैंड सबसे पहले हुआ। फिर भारत में आप देखेंगे सबसे पहले भारत में कब? 1906 में लागू हुआ। और कौन, किसके शासनकाल में? बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। फिर उसके बाद जो है भारत में फिर कब लागू हुआ? 1910 में। क्यों लागू हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन ये जो है असफल हो गया। फिर आप चलते हैं, कब लागू हुआ गया? जो है 12 दिसंबर 2002 में कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ और RTE एक्ट 2009 को अनुच्छेद 21A, कहीं 21 का भी देता है, 21A में रखा गया। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपका जो है अनिवार्य मतलब निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गई। और फिर आपके इसको रखा गया यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन हो गया। और आप देखेंगे उसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे जो है लगभग ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा बड़ा होता है, लोकसभा छोटा होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो जाता है, इसलिए सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर 26 अगस्त, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा
देवी सिंह पाटिल ने हस्ताक्षर किया। और ये आपका लागू कब हो गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे आप, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़ करके, अब राजस्थान को कहाँ लागू हो गया? राजस्थान में 29 मार्च 2011 में राजस्थान में लागू हो गया। राजस्थान में लागू हुआ। तो ये थोड़ा सा डीप है। वैसे केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जो है पूरे भारत में ये लागू हो गया। राजस्थान में साल भर बाद लागू हो गया, मान लीजिए। तो इस तरीके से देखते हैं। और अपना जो है भारत 135वां देश RTE एक्ट लागू करने वाला है। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम करने वाला कौन सा देश है? 135वां देश है। तो ये टॉपिक आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भाई सबसे पहला तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ आपका? 86वां संविधान। ये इम्पोर्टेंट, 86वां संविधान संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन हुआ। और फिर जो है ये इसको 21A में, ये भी अनुच्छेद 21A में, यहाँ से आप इसको देख लेंगे। और कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया जम्मू कश्मीर। एक चीज़ और है कि धार्मिक संस्थानों एवं मदरसों और ईसाई मिशनरियों को छोड़कर, ये देखेंगे आप, धार्मिक संस्थान, मदरसा और ईसाई मिशनरियों में ये RT एक्ट लागू नहीं हो पाया। और यहाँ तो मेन पॉइंट हम लोग छोड़ ही रहे हैं, क्योंकि ये किसके लिए था? ये 6 से लेकर के 14 वर्ष, 6 से लेकर के 14 वर्ष, यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। ठीक है। तो न बूढ़ों के लिए है, न जवानों के लिए है। किसके लिए है? ये कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आता है कि RT एक्ट आपका कब लागू हुआ? तो RT एक्ट आपका लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। अब कब बना जो है आपका RT एक्ट 2009, चूँकि राष्ट्रपति द्वारा इस पर सिग्नेचर वगैरह 2009 में ही हो गई थी, मसौदा इसका तैयार कर दिया गया। और नया सत्र जब शुरू होता है आपका अप्रैल से, तो उस नए सत्र से ही जो है इसको लागू किया गया। और लागू क्यों किया गया ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। भाई लागू करने का मेन मकसद ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था थी आपकी, जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था भी बदलती है। तो अब समाज बदल रहा था, दूर दूर विद्यालय थे, बच्चों को पढ़ने लिखने की असुविधाएं होती थी, लड़कियों को जो है असुविधा होती थी, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है वैसे वैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी बदलनी चाहिए। तो ये यहाँ से अब देखेंगे थोड़ा सा हम लोग कि इसके जो उद्देश्य क्या थे, मतलब कि क्यों आपका ये उद्देश्य हैं और ये उसके जो अनुपात हैं। और इसको शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। समवर्ती का मतलब राज्य और केंद्र दोनों के अधीन है। तो इसका उद्देश्य आप देखेंगे, RTE एक्ट 2010
9 के उद्देश्य या एम, उद्देश्य या एम, ठीक है। तो उद्देश्य पहला ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क का मतलब कि कोई शिक्षा, कोई पैसा नहीं, कोई वो नहीं। अनिवार्य का मतलब कि जरूरी। अब माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाएं, ये कंपलसरी है, ये जरूरी है। इसी को कहते हैं कि ये एकदम जरूरी है। जैसे खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे पढ़ना जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यह है गई कि दूसरा उन्होंने कहा कि बच्चे को जब प्रवेश लेना है, यानी प्रवेश के समय, एडमिशन के समय, प्रवेश के समय कोई टेस्ट नहीं, प्रवेश के समय कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई जो है परीक्षा नहीं ली जाएगी, कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं ली जाएगी, है कोई टेस्ट नहीं, कोई जो है प्रमाण पत्र नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से, और बच्ची को जो है स्कूल में पका पकाया भोजन और स्वच्छ पानी, पृथक शौचालय बालक बालिकाओं के लिए, और बैठने की समुचित व्यवस्थाएं, ये सारी जो है इसकी उद्देश्य थे। और इस तरीके से स्कूल में जो है समावेशी शिक्षा, कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा की बात आप करेंगे, समावेशी शिक्षा क्या होगी? समावेशी शिक्षा में कहने का मतलब है किसी भी बच्चे को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके वर्ग, उसके लिंग या उसकी प्रतिभा, भी मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, सभी बच्चों को एक साथ ले करके पढ़ाएंगे। ये समावेशी शिक्षा की बात उन्होंने की। और फिर बच्चा अगर किसी भी उम्र में, यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 में, उम्र 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र में किसी भी उम्र में आएगा, तो उस उम्र के हिसाब से बच्चे का जो है आप उसका, और उस उम्र के हिसाब से बच्चे का एडमिशन आप करेंगे, क्योंकि वह आपको 14 वर्ष की उम्र में बच्चे को 8 पास करा देना है। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख ही रहे हैं कितना बदलाव आ रहा है। आपके कस्तूरबा विद्यालय बन गए और तमाम विद्यालयों ने शिक्षा पे सरकार इतना ध्यान दे रही है कि अब यहीं देखिए आप, एक EVS होता है, मतलब इकोनॉमिकल जो है EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। तो इसमें जो है प्राइवेट स्कूलों में भी कोई, ये प्राइवेट स्कूल जो है आपके हैं प्राइवेट स्कूल में, उसको लिए भी प्रोहिबिटेड है। इसमें जो है 25% बच्चों को 25% जो है EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनका आय प्रमाण पत्र बना करके, इसमें एक पिक्चर भी आई थी, आप देखोगे इरफान खान नाम था, अब हमको बहुत नाम नहीं मालूम है हीरो वगैरह। तो हिंदी मीडियम नाम से एक पिक्चर आई थी, तो उसमें उसके नौकर का एडमिशन हो जाता है ये अच्छे स्कूल में, और उसके बच्चे का नहीं होता है। तो बच्चे की एडमिशन के लिए वो जो है इकोनॉमिक वो बनवाता है प्रमाण पत्र, और वो बनवा करके जा करके फिर जांच वगैरह भी तो होती है ना, जा करके झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। तो इस तरीके से इसका ये है। अब हम लोग इसकी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर MDM में आपका जो हमने बताया कि मध्यम पका पकाया जो है शुद्ध भोजन होगा, 7-6 दिनों में अलग अलग उसके भोजन उसके दिए जाएंगे। SMC वगैरह की बैठक होगी, उसमें बच्चे और गार्जियन एक दूसरे से कोरिलेट होंगे, हैं। उसमें जो है SMC में 16 सदस्य होते हैं जो किसी भी समय आपका सुपरविज़न कर सकते हैं गाँव के विद्यालय का। तो
उनका भी पूर्ण अधिकार होगा गाँव टीचर के बारे में, बच्चे के बारे में जानने के लिए। अगर बच्चा उनका ग्रुप बना दिया जाता है कि अच्छा पूरे, जैसे मान लीजिए दक्षिण टोला है, उत्तर टोला है, पूर्व टोला, पश्चिम टोला है, बीच में विद्यालय है या विद्यालय किसी किनारे पे, तो वो जो वहाँ का सचिव और अध्यक्ष जो उसमें बनते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में, वो लोग उस गाँव से जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन को उस समिति में जोड़ते हैं। और उसके बाद जो है उन लोगों को महीने की जो बैठक होती है तो उनके जिम्मे जो है एक अभिभावक के जिम्मे 5 बच्चे या 10 बच्चे को क्यों विद्यालय नहीं आ रहा है, क्या बात है, मतलब किसी प्रकार की कॉपी नहीं है या जो है उसे देखिए। इसमें तो एक चीज़ और है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म की भी देने की बात की गई। जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म जो है शुल्क पाठ्य पुस्तक और ड्रेस या यूनिफॉर्म देने की बात की गई है। तो इसमें जो है निःशुल्क पाठ्य दी जाती है, ड्रेस वगैरह दिया जाता है। तो इस तरीके से वो जो समिति में बनाई गया इतना अच्छी प्लानिंग है। अगर इस प्लानिंग को लगाया जाए, जैसे आप देखेंगे दिल्ली में केजरीवाल जी ने इसी सब प्लानिंग के तहत कितना सुधार कर दिया। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और जो है प्लस सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहूँगा भाई जनता ही तो गवर्नमेंट है, भाई जनता ही तो गवर्नमेंट को बनाती है। तो हर व्यक्ति अपना एक दायित्व कर्तव्य समझे, अध्यापक है तो अध्यापक का कर्तव्य समझे और गार्जियन है तो गार्जियन का कर्तव्य समझे, बच्चा है तो वो भी अपना कर्तव्य समझे। भाई बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनके लिए क्या करना है। लेकिन मेन जो चीज़ आप समझ गए हैं, जान गए हैं, जो अनुभव ले लिए हैं, मेन जिम्मेदारी जो है गार्जियन और अध्यापक की बनती है। तो इस तरीके से और इसमें आपका ये सारी चीज़ें थी। प्लस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या जो है, अब आप देखें कि अनुपात अध्यापक और शिक्षार्थी मतलब रेशियो टीचर एंड स्टूडेंट। अब अगर आप पीएस लेते हैं, पीएस मतलब प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से लेकर 5 तक आप लेते हैं, तो यहाँ 1:30 का अनुपात होगा। ठीक है, इसमें एक हेडमास्टर को आपको छोड़ देंगे। ठीक है, हेडमास्टर तो अलग रहेगा, उसको छोड़ देंगे। यानी एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगा? 30 बच्चों को पढ़ाएगा। अगर यहीं 35 बच्चे हो जाते हैं तो उसमें टीचर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक हेडमास्टर तो रहेंगे ही और बच्चे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो टीचर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और यहीं पे आप यूपीएस यानी अपर प्राइमरी मतलब कि उच्च प्राथमिक स्कूल, या इसको कहेंगे उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्कूल कहेंगे। 6 से लेकर के 8 तक इनका रेशियो 1:35 का है। यानी 1 पे कितने बच्चे होंगे? जो बच्चों को पढ़ाने का अनुपात होगा 1:35 का होगा। इसी आधार पे स्कूलों में टीचर की नियुक्तियां होती हैं। भाई कहीं टीचर जी एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनका समायोजन हो जाता है। जहाँ कम होते हैं वहाँ आ जाते हैं और जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये भी आप देख लेंगे। ये इसमें अगर मान लीजिए बच्चों की संख्या जो है, बच्चों की संख्या आपकी 200 से एबव हो गई, 200 से एबव हो गए, तो उस स्थिति में जो रेशियो हो जाएगा 1:40 का हो जाएगा। 40 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन किस स्थिति में? जब बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा हो गई तब। और ये इस सिचुएशन की बात होती है। ठीक है, और वहाँ पे आप देखेंगे जो स्कूल का दूरी होगी, जो स्कूल की दूरी होगी मतलब पीएस यानी प्राइमरी लेवल की, यानी 1-1 किलोमीटर पे 1-1 किमी पर एक स्कूल, 1-1 किलोमीटर पर एक स्कूल। और यहीं यूपीएस मतलब अपर प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल मतलब ये 1 से लेकर के 5, ये 6 से लेकर के 8, ये समझ लेंगे आप।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3-3 किलोमीटर पर, 3-3 किलोमीटर पर एक स्कूल। ठीक है, ये भी कभी कोई क्वेश्चन आता है आपका कि भाई स्कूल की दूरी कितनी होगी, तो इसे भी आप देख लेंगे। फिर यहीं आप देखेंगे जो टाइम आपका है, क्या है, टाइम माने समय, ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं। स्कूल में पढ़ाने का जो समय है 365 से 1/4 या 365 मतलब मान ही लिया जाता है। तो इसमें क्या है, जो समय होगा आपका, यानी यूपीएस मतलब प्राइमरी स्कूल, मतलब 1 से लेकर के 5 तक के जो आपका स्कूल है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका दिन होगा 200 दिन होगा। कितना दिन है, 200 दिन आप बच्चे को पढ़ाएंगे, 200 दिन। ठीक है, 200 डेज। ठीक है, अगर यही आपका यूपीएस है, यानी 6 से लेकर के 8 तक का बच्चा है आपका, 6 से लेकर के 8 तक का बच्चा है, तो 220 दिन पढ़ाएंगे। कितने दिन पढ़ाएंगे वो, टीचर की बात हो रही है यहाँ, किसकी बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है। टीचर कितना दिन पढ़ाएगा, अध्यापक कितना दिन पढ़ाएगा, प्राइमरी में 200 दिन पढ़ाएगा, अपर प्राइमरी जूनियर में कितना पढ़ाएगा वो, 220 दिन पढ़ाएगा। अगर यही घंटे में लेते हैं आप, घंटे में लेते हैं, यानी ये टाइम है आपका है, तो ये दिन की बात है, यहाँ जो है घंटे की बात हो रही है, तो घंटे में आप लेंगे तो पीएस में जो है प्राइमरी स्कूल में, यानी 1 से लेकर के 5 तक की बात आती है, तो यहाँ आप कितना लेंगे, घंटे में अगर लेते हैं तो 800 घंटे। कितना, 800 घंटे लेंगे आप। और यूपीएस में लेंगे, यानी 6 से लेकर के 8 तक का बच्चा आपका है, तो कितने, 1000 घंटे, 1000 घंटे। ये 1 साल की बात है, 1 वर्ष, ये भी मतलब 1 वर्ष की बात है। ठीक है, 1 वर्ष की बात है। इतने दिन मतलब बच्चे को टीचर पढ़ाएगा। अगर यही सप्ताह की बात आती है, सप्ताह वीक की बात आती है, तो वीक में 1 सप्ताह में 6 दिन होते हैं, तो टीचर कितना पढ़ाएगा, 45 घंटे। 1 सप्ताह में कितना पढ़ाएगा, 45 घंटे। ये दोनों के लिए बराबर है, यानी पीएस के लिए भी वही है और यूपीएस के लिए भी वही है, 45 घंटे पढ़ाएगा ये बच्चा टीचर। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपको बनते हैं इस तरीके से। और ये आपका रेशियो हो गया, स्कूल की दूरी हो गई, और जो टीचर का ये हो गया, और शायद कुछ बचा हो तो देख लेते हैं इसको। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब सब कुछ शायद हो गया है। ये तो मैंने आप लोगों को पूरा बता ही दिया है। अब ये एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग, तो इसे आप देख लेंगे हैं। ये मेन टॉपिक है, और आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को वही अच्छा, एक चीज़ और है, आप देखें कि जो है जो ड्यूटी लगती है, जैसे इसमें कभी कोई क्वेश्चन आता है कि टीचर की ड्यूटी मेरी जनगणना में भी लग जाती है, टीचर की ड्यूटी आपकी जो है चुनाव वगैरह में भी लग जाती है, पल्स पोलियो वगैरह में भी टीचर की ड्यूटी लग जाती है। लेकिन टीचर की ड्यूटी जो पल्स पोलियो में लगती है वो पिलाने की नहीं लगती है। उसमें क्वेश्चन अगर आएगा तो जनगणना में लगती है तो बच्चे टीचर घर घर जाकर के जनगणना वगैरह करते हैं, या निर्वाचन में लगती है तो जाकर के ड्यूटी करते हैं। लेकिन पल्स पोलियो में जब ड्यूटी लगती है तो टीचर क्या करता है कि
वो एक तरीके से बस ये टोली बना करके मतलब बच्चों को वो एक जागरूक करता है, एक तरीके से ड्यूटी तो करता है जा करके स्कूल पे। तो मैंने देखा कि उसमें मतलब कि पल्स पोलियो में उसकी ड्यूटी अपने स्कूल के कैंपस में ही रहती है, और वो जैसे बच्चों को बुलाने वगैरह का भी जो है, तो पल्स पोलियो का मतलब धीरे धीरे उन्मूलन ही हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ भी उनकी ड्यूटी होती है। भाई टीचर तो समझ लीजिए एक तरीके से हर कहा जाएगा कि वो एकदम सबकी नज़रों पे जो है उसका वो रहता है कि भाई अभी टीचर एक टोपी लगा लिया तो अरे मास्टर साहब टोपी लगा लिया, टीचर जीन्स पहन लिया तो मास्टर साहब जीन्स पहन लिया, मतलब कि हर लोग उसका आकलन करते हैं। अभी टीचर किसी काम से जा रहा है तो लोग देखते हैं, घड़ी देखना शुरू कर देंगे, अरे मास्टर साहब समय हो गई का हो जात हुआ। तो मतलब सही बात है कि भाई टीचर तो समाज का सबसे बड़ा एक तरीके से राष्ट्र निर्माता ही कहा जाता है, राष्ट्र को निर्माण करने वाला, तो आकलन भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है मतलब इस चीज़ को बुरा मानते हैं, तो बुरा मानने की क्या चीज़, भाई राष्ट्र निर्माण करने का दायित्व तो टीचर पे दिया गया है। कहा गया है कि टीचर और जो है छात्र हमारे देश के कर्णधार हैं और टीचर जो है राष्ट्र निर्माता है। तो यहाँ पे चूँकि आपके RT एक्ट की बात हो रही थी, तो उस तरीके से आप इसको देख लेंगे। और एग्ज़ाम आप लोगों का करीब है, मेहनत करें, लगन से पढ़ें, टाइम टेबल बना के पढ़ें, और एक नियमित जो है आप उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करें। मैं भी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग अपने उद्देश्य को पूरा करें। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।